हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। जय श्री श्याम, जय भोलेनाथ, जय माँ करणी। स्वागत आप सभी का एक और नई क्लास लेकर के मैं हाजिर हूँ और आप सभी का स्वागत करता हूँ वीके एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको ऑलरेडी पता है कि अभी जो रिसेंट में अपना टॉपिक चल रहा है वो अपना चल रहा है पैसिव या एक्टिव वॉइस, जिसको हम बोलते हैं, या फिर एक्टिव या पैसिव जिसे आप जनरली बोलते हो। उसकी एक क्लास ऑलरेडी अपनी हो चुकी है और उसके बाद में आज अपनी जो क्लास होने वाली है वो आपके सेकंड क्लास है वॉइस टॉपिक को लेकर के। जैसे कि आपको ऑलरेडी पता है कि जो अपनी फर्स्ट क्लास हुई थी उसमें एक्टिव एंड पैसिव को लेकर के जो भी अपने टर्म्स थे वो हमने, चाहे वो आपकी वॉइस की डेफिनेशन को लेकर हो या फिर अपने ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव वर्ब हो, इसके अलावा आपकी एक्टिव या पैसिव को लेकर के जो आपकी डेफिनेशन है कि क्या हम वॉइस किसको बोलते हैं, फिर वॉइस आपकी दो अलग अलग प्रकार से आपने डिफाइन की थी, एक्टिव और पैसिव। वहाँ पर हमने एक्टिव को अलग तरीके से समझा था, पैसिव को अलग तरीके से। तो हमने टर्म्स अच्छे तरह से तरीके से हमने प्रीवियस क्लास में समझ लिए हैं। आज की जो क्लास होने वाली है डियर स्टूडेंट्स वो आपकी होने वाली है बड़ी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज की क्लास में हम उससे आगे की क्रिया जो प्रोसेस है उसको आगे को वो बढ़ाने वाले हैं और जो टर्म्स हैं उनको आगे बढ़ाते हुए आज हम शुरुआत करने वाले हैं अपने एक्टिव एंड पैसिव में। आज सबसे पहले अगर आप मैं बात करूँ तो आज हम शुरुआत करेंगे डियर स्टूडेंट्स एक्टिव एंड पैसिव की। जो भी आपकी चार्ट है उस चार्ट के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ और वो चार्ट कंप्लीट हम करने वाले हैं। चार्ट के थ्रू आपको एक्टिव एंड पैसिव का जो भी टॉपिक है वो ऑलमोस्ट आपका क्लियर हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स कि किस प्रकार से हमने एक्टिव एंड पैसिव के नियम प्रीवियस क्लास में पढ़े हैं। वो टोटल 4 नियम अपने रूल पढ़े हैं हमने कि एक्टिव से पैसिव आप किस प्रकार से किसी सेंटेंस को कन्वर्ट कर सकते हो और एक्टिव से पैसिव बनाते समय आप कौन कौन से रूल को फॉलो करोगे, क्योंकि उस रूल को फॉलो करते हुए आप किसी भी सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में बनाओगे। और ये आपको ध्यान रखना है कि उन रूल को आप अप्लाई करेंगे। और अगर आप अभी जो हम चार्ट को समझने वाले हैं इस चार्ट के थ्रू अगर आप उन रूल को अप्लाई करते हुए अगर समझने की कोशिश करेंगे तो हमारा मानना है कि आप काफ़ी हद तक एक्टिव एंड पैसिव का टॉपिक क्लियर कर लोगे डियर स्टूडेंट्स। तो आई होप कि आपको हर चीज़ क्लियर हो, आपको हर चीज़ समझ में आए। इसी उम्मीद के साथ शुरुआत करते हैं अपने आज की क्लास की। आइए सबसे पहले बात करेंगे और वो आज की, जैसे कि आप देख रहे हैं आज क्लास में बात करने वाले हैं डियर स्टूडेंट्स अपने चार्ट की। एक्टिव एंड पैसिव का जो चार्ट है या यूँ कहूँ कि वॉइस का जो चार्ट है उस चार्ट को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे ऊपर पहले जो टॉपिक दे रखा है आपको, या यूँ कहूँ कि जो हेडलाइन दे रखी है वो दे रखी है टेंस की। सबसे पहले आपको जो यहाँ पर हेडलाइन दी है टेंस दी है, टेंस एंड टाइम जो आपका होता है ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर लिया है, पढ़ लिया है टेंस एंड टाइम का। उसके बाद में आगे जो सेकंड जो कॉलम दिया है वो आपको दिया है एक्टिव का, यानी एक्टिव में किस प्रकार की वर्ब अपने काम करती है, कौन कौन से टेंस में कौन कौन सी वर्ब काम कर रही है। इसके साथ साथ आपकी एक्टिव के बाद में पैसिव में किस प्रकार से कन्वर्ट होगी और एक्टिव का वाक्य पैसिव में जब बनेगा या पैसिव में चेंज होगा तो कौन सी वर्ब वहाँ पर यूज़ करेंगे। और लास्ट वन जो आपका यहाँ पर हेडलाइन दे रखी है वो हेडिंग दे रखी है डियर स्टूडेंट्स एग्जाम्पल की। लास्ट एक हेडिंग दे रखी है एग्जाम्पल की। फर्स्ट वन दी आपको टेंस की, उसके बाद में एक्टिव, फिर पैसिव और लास्ट में एग्जाम्पल, यानी एक्टिव से पैसिव बनाने के जो आपके एग्जाम्पल हैं वो हम यहाँ पर हम क्लियर करने वाले हैं डियर स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो हमारे टेंस के यहाँ पहला जो कॉलम दे रखा है, फर्स्ट जो कॉलम वो टेंस का है। तो देखिए सबसे पहले अगर बात करें तो प्रेजेंट सिंपल अपना टेंस है। कौन सा है डियर स्टूडेंट्स? प्रेजेंट सिंपल। अगर प्रेजेंट सिंपल में अगर मैं बात करूँ तो प्रेजेंट सिंपल में अगर देखें तो अपनी नॉर्मली जो वर्ब आती है वो कौन कौन सी वर्ब हम यूज़ कर सकते हैं। देखिए या तो V1 होगी, V1 मतलब जो आपकी प्रेजेंट फॉर्म होती है या मेन वर्ब होती है V1 होगी। अगर V1 है या फिर V1 नहीं है तो फिर ध्यान रखिए V1 के साथ एस, ई एस या आई एस आप यूज़ करते हैं। V1 का यूज़ करते हैं आप प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, और V1 प्लस आई एस, ई एस या आई एस का यूज़ करते हैं हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। अगर इस प्रकार का फॉर्मूला या इस प्रकार की स्ट्रक्चर सेंटेंस की नहीं है तो फिर मैं डेफिनेटली क्या मिलेगा, फिर मैं डेफिनेटली डू या डज का प्रयोग किसी सेंटेंस में मिलेगा जो कि नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको देखने को मिलता है। अगर आप प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस अगर आप पैसिव में कर रहे हो, एक्टिव का सेंटेंस उसको पैसिव में कन्वर्ट कर रहे हो, तो पैसिव एक्टिव का वाक्य होगा उसमें मेन वर्ब या मेन वर्ब में आपको आपका एस, ई एस या आई एस होने वाला है, या फिर देखा जाए तो डू या डज भी अपना उसमें स्ट्रक्चर में हो सकता है। तो इस प्रकार की स्ट्रक्चर हमारे पास है तो ध्यान रखें उसको पैसिव में कन्वर्ट करते समय, पैसिव में कन्वर्ट करते समय हम यूज़ करने वाले हैं डियर स्टूडेंट्स बी फॉर्म का। कौन किसका यूज़ करेंगे? बी फॉर्म का हम यूज़ करेंगे। और बी फॉर्म का यूज़ करते समय ध्यान रखें इज, एम या आर का यूज़ करेंगे और उसके बाद में यूज़ करने वाले हैं डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद में जो यूज़ करेंगे वो करेंगे हम V3 का। उसके बाद में यूज़ हो जाएगा V3 का। और V3 क्या होती है? V3 आपकी पास्ट पार्टिसिपल होती है। क्या होती है डियर स्टूडेंट्स? V3 पास्ट पार्टिसिपल होती है। तो ध्यान रखिए
अगर प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है तो उसको पैसिव में कन्वर्ट करते समय हमें इज एम आर का प्रयोग करेंगे और उसके साथ साथ ही हम जो है V3 का प्रयोग करने वाले हैं, यानी पास्ट पार्टिसिपल वर्ब का जो है प्रयोग करने वाले हैं। इसके बाद में देखिए, अगर एग्जाम्पल की बात करूँ तो यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है आई टीच इंग्लिश। एक्टिव का वाक्य है, जहाँ पर ए लगा हुआ वो आपका एक्टिव है, जहाँ पर पी लगा हुआ पैसिव है। तो यहाँ एक्टिव के वाक्य में हमने लिखा है, या एग्जाम्पल है आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ। तो पैसिव करेंगे तो किस प्रकार से आपका पैसिव होगा, आपका ऑब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट किसका यूज हो रहा है और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट आपका एंड में जा रहा है बाई प्लस प्रीपोजिशन के साथ। तो देखिए इंग्लिश, उसके बाद में देखिए यहाँ पर देख सकते हैं इज एम आर में से आपने इंग्लिश के अकॉर्डिंग इज यूज़ किया, उसके बाद में V3 का यूज़ किया, यानी टीच की टोट आपने यूज़ की, और उसके बाद में जो है बाई प्लस ऑब्जेक्ट आपने यूज़ किया है। तो आप देख सकते हैं आई टीच इंग्लिश को हमने बनाया इंग्लिश इज टॉट बाई मी, ये आपका एग्जाम्पल है अगर देखा जाए प्रेजेंट सिंपल में। उसके बाद में देखिए डियर स्टूडेंट्स, सेकंड अपना जो टेंस है वो है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस बोल दीजिए या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव बोल सकते हैं हम इसे। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में देखा जाए तो हमारे पास वर्ब जो होती है वो कौन कौन सी होती है, यहाँ पर इज एम आर हमारे पास होता है, इसके बाद में यानी बी फॉर्म होती है और बी फॉर्म के बाद में आपको V1 में ING लगा हुआ मिलेगा। कंटिन्यूस टेंस की यही कंडीशन होती है डियर स्टूडेंट्स कि बी फॉर्म के साथ में आपको V1 में ING लगा हुआ मिलता है। अगर इस प्रकार की स्ट्रक्चर हमारे पास है तो पैसिव में किस प्रकार से हम उसको यूज़ करने वाले हैं, ध्यान रखें। इज एम आर यानी बी फॉर्म तो हमारे पास होगी, ध्यान रखें, वो हमने पढ़ाया पीछे कि न्यू सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपकी हेल्पिंग वर्ब होगी, तो बी फॉर्म होगी। बी फॉर्म के बाद में ध्यान रखें, बी फॉर्म के बाद में हम यूज़ करेंगे डिस्टेंट बीइंग का, किसका यूज़ करेंगे, बीइंग का। बी फॉर्म के बाद में यूज़ करने वाले हैं बीइंग का, और बीइंग का यूज़ करने के बाद में जो हम यूज़ करेंगे डिस्टेंस V3 का, यानी बी फॉर्म इज एम आर आएगी। उसके बाद में हम यूज़ करेंगे बीइंग का, यानी बी में ING आपको लगाना है। उसके बाद में हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यानी V3 का यूज़ करने वाले हैं। ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस का एक्टिव से पैसिव बनाने का फॉर्मूला होता है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर एग्जांपल आपके सामने है, सी इज लर्निंग हर चैप्टर्स, सी इज लर्निंग हर चैप्टर्स, यानी वो अपने चैप्टर्स या अपने लेसन से याद कर रही है। तो देखिए हर चैप्टर्स, ये हर चैप्टर्स आपका ऑब्जेक्ट था जो आपको एज ए सब्जेक्ट यहाँ पर कहूँगी इसको मेन कैरेक्टर के रूप में यहाँ पर यूज़ किया गया है। तो हर चैप्टर्स, अब देखिए इसके अकॉर्डिंग आपका इज था, लेकिन यहाँ देखिए यहाँ पर आपने क्या कर दिया, हर चैप्टर के अकॉर्डिंग क्या लगा दिया, आर लगा दिया। यहाँ क्या था, इज, नहीं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपने आर लगाया, क्या हो गया, हर चैप्टर्स आर बीइंग लर्नड बाय हर, क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, हर चैप्टर्स आर बीइंग लर्नड बाय हर, यानी चैप्टर्स उसके द्वारा याद किए जाते हैं। और ये आपका एक्टिव से पैसिव आप देख सकते हैं। ऊपर एग्जांपल था सी इज लर्निंग हर चैप्टर, वो अपने चैप्टर से याद कर रही है, उसी को हमने पैसिव में कन्वर्ट कर दिया तो सेंटेंस बना हर चैप्टर्स आर बीइंग लर्नड बाय हर। ये आप प्रेजेंट कंटिन्यूस के सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में बनाते समय आप इसको यूज कर सकते हैं। इसके बाद में देखिए डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपका जो है वो आपका है प्रेजेंट परफेक्ट। नेक्स्ट कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट। उसके बाद में अगर बात करें तो हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट की। और प्रेजेंट परफेक्ट में देखा जाए डियर स्टूडेंट्स तो हमारे पास क्या है, एक्टिव की बात करें तो एक्टिव में हमारे पास होता है हैज या हैव, और उसके बाद में होता है पास्ट पार्टिसिपल। यानी हैज हैव के साथ में क्या मिलेगी आपको, हैज हैव के साथ में आपको V3 फॉर्म मिलने वाली है। कौन सी मिलेगी डियर स्टूडेंट्स, V3 यानी पास्ट पार्टिसिपल मिलती है। ये जनरली आपका एक्टिव से का सेंटेंस होता है। जब पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो किस प्रकार से आपका कन्वर्ट होगा, तो ध्यान रखें हमारे नए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम हैज या हैव का यूज़ तो करेंगे ही करेंगे, ध्यान रखें। उसके बाद में हमें यूज़ करना है बी की थर्ड फॉर्म, बी की जो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होती है बीन, वो हम यूज़ करेंगे डिस्टेंस हैज हैव के बाद में यूज़ करेंगे बीन का, और उसके बाद में हम यूज़ करेंगे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यानी V3 का। ध्यान रखें यहाँ पर बी की थर्ड फॉर्म यूज़ की जा रही है बीन, उसके बाद में आपको मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है कब, जब आप परफेक्ट टेंस आप एक्टिव से पैसिव में बना रहे हो तब। उसके बाद में देखिए एग्जाम्पल की बात करें तो क्या हो जाएगा, एक्टिव में दे रखा है दे हैव सीन द रेड फोर्ट, दे हैव सीन द रेड फोर्ट, उन्होंने रेड फोर्ट को देखा है, दे हैव सीन द रेड फोर्ट, उन्होंने रेड फोर्ट को देखा है। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर रेड फोर्ट के अकॉर्डिंग क्या है, हैज है। यहाँ पर देख सकते हैं नए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैव नहीं है बल्कि हैज है, क्योंकि रेड फोर्ट सिंगुलर है। तो द रेड फोर्ट हैज बीन, आप देख लीजिए यहाँ पर बीन का प्रयोग किया गया है, हैज बीन, उसके बाद में थर्ड फॉर्म यूज हुई है यानी V3 का प्रयोग हुआ है। द रेड फोर्ट हैज बीन सीन बाई दे का आपको ऑब्जेक्ट चेंज कर दिया आपने और बाई देम हो गया, तो बन गया कि द रेड फोर्ट हैज बीन सीन बाई देम, उनके द्वारा रेड फोर्ट देखा गया। ये आप इस एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। उसके बाद में अगर बात करें तो हमारे पास जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता है, ध्यान रखें प्रेजेंट परफेक्ट जो लास्ट वाला टेंस होता है
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस उस टेंस की पैसिव हम नहीं बना सकते, यानी उसकी पैसिव नहीं बनती है डियर स्टूडेंट्स। उसके बाद में हम बात करते हैं हम बात करने वाले हैं डियर स्टूडेंट्स पास्ट इंडेफिनिट की, या पास्ट इंडेफिनिट बोल दीजिए या फिर हम बोल सकते हैं पास्ट सिंपल सेंटेंस उसको बोल सकते हैं। तो पास्ट सिंपल की अगर मैं बात करूँ तो क्या हो जाएगा, पास्ट सिंपल में अगर बात करें तो हमारे पास क्या होती है V2 होती है, यानी पार्टिसिपल फॉर्म होती है। क्या होती है डियर स्टूडेंट्स, पास्ट पार्टिसिपल। और पास्ट पार्टिसिपल अगर नहीं है तो फिर हमारे पास दूसरा तरीका है कि डिड के साथ क्या होगी, डिड के साथ V1 यानी डिड के साथ प्रेजेंट फॉर्म होने वाली है। दोनों तरीके से हम सेंटेंस को करते हैं, या तो हमें पास्ट बोल सकते हैं कि पार्टिसिपल फॉर्म होने वाली है जिसे आप सेकंड फॉर्म बोलते हैं, या फिर हमें मिलने वाला है डिस्टेंस डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म या डिड के साथ प्रेजेंट फॉर्म मिलने वाली है। ये आप एक्टिव के सेंटेंस में देखते हो। लेकिन जब आप पैसिव में कन्वर्ट करोगे तो किस प्रकार से पैसिव में कन्वर्ट होगा, ध्यान रखें, वॉज वर के साथ, यानी वॉज वर आएगा आपका सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वॉज या वर, उसके बाद में आपको यूज़ करना है पास्ट पार्टिसिपल को, यानी उसके बाद में किसी यूज़ करना है V3 का प्रयोग करना है या पास्ट पार्टिसिपल को आपको यूज़ करना है। देखिए एग्जाम्पल में अगर एक्टिव की बात करूँ तो एक्टिव में सेंटेंस दे रखा है यू फिनिश्ड द प्रोजेक्ट, यू फिनिश्ड द प्रोजेक्ट, तुमने प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लिया या प्रोजेक्ट को तुमने फिनिश कर लिया। देखा जाए तो यहाँ पर अगर पैसिव की बात करें तो किस प्रकार से बनेगा, द प्रोजेक्ट, यहाँ पर प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग आ गया वॉज, द प्रोजेक्ट वॉज, उसके बाद में थर्ड फॉर्म दे रखी है यानी पास्ट पार्टिसिपल दे रखी है, द प्रोजेक्ट वॉज फिनिश्ड बाय यू, यानी यहाँ पर प्रेजेंट पास्ट सिंपल का जो सेंटेंस है उसमें यूज किया गया वॉज या वर्क का, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आ गया वाज, उसके बाद में थर्ड फॉर्म आपके V3 और उसके बाद में बाय प्लस ऑब्जेक्ट का यूज कर दिया गया है डियर स्टूडेंट्स। ये आपका पास्ट सिंपल का सेंटेंस है जिसमें आप एक्टिव से पैसिव बना सकते हैं और ये फॉर्मूला आपका रहेगा इसमें वॉज वरी प्लस V3 का। उसके बाद में देखिए पास्ट कंटिन्यूस, क्योंकि पास्ट कंटिन्यूस में मैं ऑलरेडी क्या दे रखा है डियर स्टूडेंट्स, पास्ट कंटिन्यूस या पास्ट प्रोग्रेसिव में बात करें तो ऑलरेडी में वॉज या वर एज ए हेल्पिंग वर्ब दे रखी है। उसके बाद में आएगा V1 प्लस ING, वॉज वर के बाद में V1 प्लस ING आपका एक्टिव के सेंटेंस में होता है। उसके बाद में बात करें तो पैसिव में क्या होगा, तो ध्यान रखें पैसिव में हमारे न्यू सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, न्यू सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम वॉज या वर्ब में से किसी एक को चूज करेंगे। उसके बाद में ध्यान रखें बी में ING आपको यूज़ करना है यानी बीइंग यूज़ करना है, और बीइंग यूज़ करने के बाद में आपको लगाना है वो आपकी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म हो जाएगी डियर स्टूडेंट्स। क्या हो जाएगी, बीइंग का यूज़ करने के बाद में पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म आपको यूज़ करनी है। तो ध्यान रखें फॉर्मूला क्या होगा, वॉज वर में से किसी एक को चूज़ करेंगे, नए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चूज़ करेंगे। उसके बाद में बीइंग का प्रयोग करने के बाद में V3 का यानी पास्ट पार्टिसिपल या थर्ड फॉर्म का हम प्रयोग करने वाले हैं। उसके बाद में देखिए अगर एग्जाम्पल की बात करूँ तो एग्जाम्पल क्या है, वी वर वॉचिंग ए मूवी, हम एक मूवी देख रहे थे। तो किस प्रकार से एग्जाम्पल आपका होगा, देखिए ए मूवी वॉज बीइंग वॉच्ड बाय अस। ध्यान रखें ए मूवी शुरू में आई और शुरू में ए मूवी सब्जेक्ट बनने के बाद में हमने यहाँ पर मूवी के अकॉर्डिंग वॉज का प्रयोग किया है। ध्यान रखें मूवी के अकॉर्डिंग किसका प्रयोग किया है, वॉज का प्रयोग किया है। अब यहाँ पर वॉज का प्रयोग कर दिया, उसके बाद में देखिए बीइंग आया और बीइंग के बाद में V3 का प्रयोग किया है, और V3 का प्रयोग करने के बाद में बाई बस आप देख सकते हैं एंड में, यानी वी का हमने ऑब्जेक्ट बना करके बाई के साथ जोड़ा है। ये आपका पास्ट कंटिन्यूस का फॉर्मूला है। इसके बाद में देखिए पास्ट परफेक्ट में आप जानते हैं कि पास्ट परफेक्ट में हमारे पास एज ए हेल्पिंग वर्ब क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, एज ए हेल्पिंग वर्ब हमारे पास हेड होता है, और हेड के बाद में आप V3 का प्रयोग करते हैं। जनरली देख सकते हैं आप हेड और हेड के बाद में V3 का प्रयोग कर रखा है, पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग कर रखा है। तो देख सकते हैं आप प्रेजेंट परफेक्ट में आप देख लीजिए हैजिव के बाद में आपने बीन का यूज़ किया और V3 का प्रयोग किया है। तो परफेक्ट में आप यहाँ भी परफेक्ट में क्या करने वाले हो, यहाँ भी परफेक्ट में आप हैजिव के सिमिलरली हेड का प्रयोग कर रहे हो V3 का। यहाँ पर आपको हेड के साथ किसका यूज़ करना है, हेड के साथ भी बीन का प्रयोग ही करना है। ध्यान रखें ऊपर हेज के साथ भी बीन का प्रयोग किया है हैजिव के साथ, तो यहाँ पर भी आप हेड के साथ बीन का प्रयोग करोगे, और उसके बाद में V3 का हम प्रयोग जनरली जैसा दे रखा है वैसा एज इट इज करने वाले हैं। इसके बाद में देखिए एग्जाम्पल की बात करूँ तो ही हैड टेकन हिज डिनर, उसने अपना डिनर ले लिया है, या उसने अपना डिनर ले लिया था या कर लिया था। अब देखिए यहाँ पर अगर पैसिव की बात करूँ किस प्रकार से बनेगा, हिज डिनर हैड बीन, देखिए हिज डिनर हैड बीन टेकन बाय हिम, यानी हेड के साथ में बीन का प्रयोग कर दिया गया, और उसके बाद में आपकी V3 टेकन का प्रयोग करने के बाद में बाई प्लस हिम यानी बाई प्लस ऑब्जेक्ट का यूज कर दिया गया है। यह आपका पास्ट परफेक्ट टेंस का फॉर्मूला है कि हेड प्लस V3 आए तो हम हेड प्लस बीन प्लस V3 का प्रयोग करते हैं डियर स्टूडेंट्स। ये आपका पास्ट परफेक्ट का फॉर्मूला है। इसके बाद में एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। इसके बाद में लास्ट वन जो इसका पास्ट का जो टेंस होता है वो होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। कौन सा होता है डियर स्टूडेंट्स,
लास्ट पास्ट में अगर बात करें तो लास्ट का जो आपका टेंस होता है या वो होता है आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो जैसा कि आपको बताया कि प्रेजेंट का जो लास्ट वाला टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जो होता है, सॉरी, जो लास्ट वाला टेंस होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, उसकी पैसिव नहीं बनती। तो सिमिलरली आप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के भी पैसिव नहीं बना सकते, ध्यान रखें। तो हमारे पास अब तक 2 टेंस ऐसे आ चुके हैं जिनकी हम पैसिव नहीं बना सकते। प्रेजेंट का चौथा आएगा जिसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कहते हैं, और पास्ट का चौथा आएगा जिसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कहते हैं। 2 की पैसिव नहीं बनती। उसके बाद में बात करेंगे डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद में बात करेंगे फ्यूचर की। और फ्यूचर में आपको पता है डियर स्टूडेंट्स, फ्यूचर में हमारे पास मोस्टली जो हमारे पास होती है विल और सेल, क्योंकि विल और सेल हमारी क्या होती हैं, विल और सेल को हम ध्यान रखें, विल और सेल को हम इंक्लूड करते हैं मॉडल में। किसमें इंक्लूड करते हैं डियर स्टूडेंट्स, विल और सेल को हम इंक्लूड करते हैं मॉडल्स में, उसको इंक्लूड करते हैं, ध्यान रखें। तो हम मॉडल्स अगर विल सेल को मानते हैं तो ध्यान रखें कंप्लीट जो मॉडल्स हमारी होती हैं उन मॉडल्स के साथ ही हम विल और सेल को यहाँ पर कंबाइंड एक्टिव से पैसिव बनाना समझेंगे। यानी हम फ्यूचर के सेंटेंस को समझने के बजाय इनको मॉडल के जरिए ही विल और सेल को पैसिव बनाने की जो फॉर्मूला है उसको समझेंगे। तो देख सकते हैं आप मॉडल्स हमारे पास कौन कौन सी होती हैं, विल, सेल, कैन, में, मस्ट, वुड, शुड, कुड, माइट, और इसके अलावा जो भी मॉडल्स हमारे पास होती हैं, चाहे आपके ought to हो या कोई और भी अगर कोई मॉडल है, तो आप देख सकते हैं उन मॉडल्स के साथ 2 तरीके के अपने वाक्य बनते हैं। अगर पैसिव की बात करूँ तो पैसिव बनाने के लिए हमारे पास 2 तरीके के वाक्य बनते हैं। फर्स्ट वन की अगर बात करें तो फर्स्ट वन सेंटेंस बनता है आपका कि मॉडल के साथ फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए, मॉडल के साथ में आपकी V1 होनी चाहिए डियर स्टूडेंट्स। कौन सी होनी चाहिए, V1, ध्यान रखें। और दूसरा बनता है कि मॉडल के साथ हैव होगा और हैव के बाद में V3 होगा। देख सकते हैं मॉडल के साथ फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए, मॉडल के साथ फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए और मॉडल के साथ में V3 का प्रयोग होना चाहिए, या मॉडल के साथ हैव और हैव के साथ में V3 का प्रयोग होना चाहिए। तो अमूमन होता है आपका कि ये V1 वाला जो फॉर्मूला है वो दर्शाता है आपका प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द मॉडल, और मॉडल हैव V3 ये आपका दर्शाता है पास्ट फॉर्म ऑफ द मॉडल। तो आप देख सकते हैं कि मॉडल के साथ में V1 का प्रयोग किया गया और मॉडल के साथ में हैव के साथ V3 का प्रयोग किया गया। तो जिस प्रकार से इनका फॉर्मूला है अलग अलग है, उसी प्रकार से इनकी पैसिव भी अलग अलग पैटर्न पर बनने वाली है डियर स्टूडेंट्स। अगर मॉडल के साथ V1 हो, ध्यान रखें मॉडल्स के साथ में चाहे आपकी विल, सेल हो, चाहे कैन हो, चाहे माइट हो, इसके अलावा आपकी वुड हो, शुड हो, कुड हो, कोई सी भी मॉडल हो, ध्यान रखें उनके साथ में अगर V1 का प्रयोग किया गया है तो पैसिव किस प्रकार से बनेगी, ध्यान रखें मॉडल के साथ में आपको बी फॉर्म यूज़ करनी है, यानी मॉडल के साथ में आपको यूज़ करना है बी, और बी यूज़ करने के बाद में आपको यूज़ करना है डियर स्टूडेंट्स पास्ट पार्टिसिपल या V3 का। ध्यान रखें मॉडल प्लस V1 हो तो मॉडल प्लस बी प्लस V3 का हम फार्मूला अपनाएंगे। अगर मॉडल के साथ में हैव हो और हैव के बाद में V3 हो तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला कौन सा होता है डियर स्टूडेंट्स, उसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है मॉडल के साथ में हम हैव यूज़ करेंगे, उसके बाद में बीन का, और हैव और बीन का यूज़ करने के बाद में हम यूज़ करने वाले हैं डियर स्टूडेंट्स V3 का। आप देख सकते हैं अपने फॉर्मूले में कि मॉडल के साथ हैव का प्रयोग करेंगे और हैव का प्रयोग करने के बाद में हैव हमारे पास ऑलरेडी एक्टिव में होता है, तो उसके बाद में बीन का प्रयोग करेंगे और V3 अपनी ऑलरेडी है तो एज इट इज़ अपना हम इसको यूज़ कर लेंगे। आप देख सकते हैं किस प्रकार से इसके एग्जाम्पल होने वाले हैं। एक्टिव की बात करूँ तो माई फ्रेंड विल राइट ए स्टोरी, माई फ्रेंड विल राइट ए स्टोरी, मेरा फ्रेंड एक स्टोरी लिखेगा। किस प्रकार से इसे करोगे, पैसिव में बनेगा ए स्टोरी, आपकी मॉडल आएगी विल, उसके बाद में फर्स्ट फॉर्म दे रखी है आपको V1, तो ध्यान रखें कौन सा फॉर्मूला अपनाएंगे, वो फर्स्ट वाला। तो ध्यान रखें विल, उसके बाद में विल के साथ में आएगा बी के बाद में आप V3 का प्रयोग करें रिटर्न और बाय माई फ्रेंड, यानी मेरे फ्रेंड के द्वारा एक स्टोरी लिखी जाएगी। आप देख सकते हैं मॉडल के साथ में V1 है तो मॉडल के साथ में B प्लस V3 का प्रयोग करना है, मॉडल के साथ में V1 है तो मॉडल के साथ में विल मॉडल प्लस B प्लस V3 का प्रयोग करना है। तो आप देख सकते हैं हमने किया है इसमें। उसके बाद में बात करें कि मॉडल के साथ में हैव और V3 हो तो मॉडल के साथ में हैव, बीन और V3 का हम प्रयोग करेंगे, यानी यहाँ पर बीन वर्ड हम यूज़ करेंगे। ध्यान रखें यहाँ पर किसका यूज़ करेंगे, बीन का, यहाँ पर बी का हमने यूज़ किया है। तो देखिए आप एग्जाम्पल देखिए, हुसैन शुड हैव जॉइन द पार्टी, हुसैन को पार्टी ज्वाइन करनी चाहिए थी, यानी हुसैन को पार्टी में जाना चाहिए था या पार्टी से ज्वाइन करनी चाहिए थी। इसको अगर हम किस प्रकार से हम पैसिव में चेंज करेंगे तो देख सकते हैं द पार्टी शुड, यहाँ पर देखिए आप हैव आया है तो हैव को हमने हैव की जगह हैव ही लिखा है, लेकिन आगे हमने जोड़ दिया बीन। देख लीजिए अगर हैव आए तो हैव के साथ में क्या जोड़ेंगे, बीन, हैव के साथ में क्या जोड़ रहे हैं, बीन। यहाँ देख लीजिए शुड हैव और शुड हैव के साथ में हमने क्या जोड़ा, बीन, जॉइंड, शुड हैव बीन जॉइंड बाय हुसैन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर देखने वाली चीज़ ये है डियर स्टूडेंट्स की अगर आपके पास कोई नाउन दे रखी है
तो नाउन क्या होती है, नाउन आपकी पैसिव में ऑब्जेक्ट बनते हैं, इसमें अनचेंज रहती है, ध्यान रखें, नाउन अनचेंज रहती है। चेंज होने वाली जो चीज़ें होती है वो प्रोनाउन होती हैं, यानी प्रोनाउन को आप एज ऑब्जेक्ट आप यूज़ करेंगे तो सब्जेक्ट की बजाय वो ऑब्जेक्ट में चेंज होकर के आपके बाय के साथ में जुड़ेंगे, लेकिन नाउन चेंज नहीं होगी, ये आप ध्यान रखें। ये आपकी मॉडल्स को लेकर के अपनी एक बोल सकते हैं कि फॉर्मूला हमने देखा है। उसके बाद में देखिए डियर स्टूडेंट्स, मॉडल्स के बाद में एक इम्पोर्टेंट एक और चीज़ हमारे सामने है, और वो है कि इम्पेरेटिव जो सेंटेंस होते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस हमारे पास डियर स्टूडेंट्स 4 प्रकार के होते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस की बात करूँ तो इम्पेरेटिव सेंटेंस 4 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट वन की बात करूँ तो मेन वर्ब से स्टार्ट होता है, और सेकंड वन की बात करें तो डोंट से स्टार्ट होने वाला, थर्ड वन आपका लेट से स्टार्ट होगा, और लास्ट वन जो हो जाएगा वो प्लीज़ या काइंडली से। एक बार दोबारा देखिए स्टूडेंट्स, इंपेरेटिव सेंटेंस 4 प्रकार के मानते हैं। फर्स्ट वन की बात करें तो फर्स्ट वन आपका जो होगा वो होगा आपका मेन वर्ब से स्टार्ट होने वाला, सेकंड वन आपका हो जाएगा डोंट से स्टार्ट होता है, और थर्ड वन लेट, और लास्ट वन हो जाएगा प्लीज़ और काइंडली से। तो जिस प्रकार से इनके अलग अलग पार्ट हैं, या कहूँ कि अलग अलग पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैं, उसी प्रकार से इनकी पैसिव भी अलग अलग प्रकार से बनेगी। इनका पैसिव बनाने का जो फॉर्मूला है वो भी अलग अलग प्रकार से बनने वाला है। देखिए डिफरेंस किस प्रकार से फॉर्मूला हम अपनाने वाले हैं। देखिए यहाँ पर इंपेरेटिव 4 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट वन की बात करूँ तो मेन वर्ब से स्टार्ट होगा, फर्स्ट वन की बात करूँ तो मेन वर्ब से स्टार्ट होने वाला, सेकंड वन की बात करूँ तो डोंट से स्टार्ट होता है, थर्ड वन प्लीज़ या काइंडली से स्टार्ट होता है, और फोर्थ वन की बात करूँ, लास्ट वन की बात करूँ तो लेट से स्टार्ट होता है। अब देखिए कौन सा फॉर्मूला किस प्रकार से काम करता है। देखिए मेन वर्ब से स्टार्ट होता है तो उसमें क्या क्या आता है। मेन वर्ब से अगर स्टार्ट कोई फॉर्म अपना सेंटेंस होता है तो ध्यान रखिए उसमें मेन वर्ब होगी और ऑब्जेक्ट होगा। क्या होगा, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। उसके बाद में बात करें हेल्पिंग वर्ब से, देखिए मेन वर्ब से शुरू होने वाला जो सेंटेंस है उसमें हमारे पास मेन वर्ब से वाक्य शुरू होगा और ऑब्जेक्ट होगा, ध्यान रखें ऑब्जेक्ट होगा। उसके पैसिव किस प्रकार से बनाओगे आप, ध्यान रखें पैसिव बनाने के लिए हमारे पास तरीका है, ये है कि हमें लेट का यूज़ करना है। लेट का यूज़ करने के बाद में जो ऑब्जेक्ट हमारा वर्ब के बाद में आ रहा है उसे वर्ब से पहले लाना है, ऑब्जेक्ट को वर्ब से पहले लाना है, और फिर उसके बाद में वर्ब से पहले यानी ऑब्जेक्ट के बाद और वर्ब के पहले हमें किसका यूज़ करना है, बी का यूज़ करना है। ध्यान रखें लेट लगाने के बाद में लेट का प्रयोग किया, उसके बाद में हमने प्रयोग करना है डियर स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट का प्रयोग करने के बाद में मेन वर्ब का हम प्रयोग करें V3 बनाएं, उससे पहले हमें बी का प्रयोग कर देना है, ये ध्यान रखें। उसके बाद में दूसरा जो तरीका है वो है डोंट से अपना सेंटेंस शुरू होता है। तो डोंट से शुरू होता है तो किस प्रकार का फॉर्मूला होता है, एक्टिव में डोंट आएगा, उसके बाद में वर्ब होगी और ऑब्जेक्ट होगा, डोंट होगा वर्ब होगी और ऑब्जेक्ट होगा। तो पैसिव किस प्रकार से बनाओगे इसकी, ध्यान रखें यहाँ पर भी आप लेट का ही प्रयोग करोगे। ध्यान रखें लेट का प्रयोग करने के बाद में आप ऑब्जेक्ट लगाओगे, ऑब्जेक्ट लगाने के बाद में आप नोट का प्रयोग करोगे, और नोट लगाने के बाद में आप V3 का प्रयोग करने से पहले बी का प्रयोग करोगे। ध्यान रखें ऊपर जो आपने वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट वाला देखा है तो उसमें और डोंट वाले में सिर्फ थोड़ा सा फर्क है। यहाँ पर हमने लेट का प्रयोग किया है, पैसिव में यहाँ भी किया है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करें, यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट का प्रयोग कर रहे हैं, यहाँ पर बी का प्रयोग करें, यहाँ पर बी का प्रयोग कर रहे हैं। बस सिर्फ ऑब्जेक्ट और बी के बीच में सिर्फ एक नोट का प्रयोग किया है जो कि डोंट में आ रहा है, डोंट में नोट आ रहा है इसलिए नोट का प्रयोग हमने बी और ऑब्जेक्ट के बीच में किया है। बाकी एज इट इज फॉर्मूला दोनों का सेम है, देख सकते हैं आप। उसके बाद में देखें आप प्लीज़ और काइंडली से शुरू होने वाला जो सेंटेंस होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो प्लीज़ और काइंडली आएगा आपका, वो आपका शुरू में भी हो सकता है और एंड में भी हो सकता है। उसके बाद में आप V1 का प्रयोग इसमें आता है और ऑब्जेक्ट होता है। ध्यान रखें एक्टिव में आपका जो वाक्य होगा उसमें और प्लीज़ और काइंडली के साथ में मेन वर्ब यानी V1 और V1 के साथ होगा ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से आप देख सकते हो। लेकिन जब आप पैसिव में चेंज करो तो किस प्रकार से कर सकते हो, तो ध्यान रखिए प्लीज़ और काइंडली का जो वाक्य होता है उसको आप दो तरीके से पैसिव में चेंज कर सकते हो। कैसे, एक तो आप करोगे यू आर रिक्वेस्टेड। ध्यान रखें पैसिव का जो वाक्य है उसमें ध्यान रखें काइंडली और प्लीज़ वाला जो सेंटेंस होता है उसमें आप दो प्रकार से चेंज कर सकते हो, दो प्रकार से उसके पैसिव बनाओगे। एक तो उसमें आप शुड बी का प्रयोग कर सकते हैं, ध्यान रखें शुड बी का प्रयोग कर सकते हैं, और दूसरा तरीका ये है कि आप यू आर रिक्वेस्टेड का प्रयोग कर सकते हैं। ध्यान रखें यू आर रिक्वेस्टेड का अगर आप प्रयोग कर रहे हैं तो ध्यान रखें जब आप प्लीज़ या काइंडली को हटाएं तो वहाँ पर आपको यूज़ करना पड़ेगा, यूँ कहूँ कि मेन वर्ब को जोड़ने के लिए हमें टू का प्रयोग करना पड़ेगा। किसका प्रयोग करना पड़ेगा डिस्टेंस, टू का। आप देख सकते हैं यू आर रिक्वेस्टेड यहाँ तक लिखने के बाद में आगे के सेंटेंस में जिसको हमें पैसिव करना है उसकी प्लीज़ या काइंडली आप हटाओगे और रिक्वेस्टेड के साथ टू यूज़ करते हुए आप आगे का सेंटेंस कनेक्ट कर दोगे। यानी आप आराम से इसको बना सकते हैं, हम बहुत सारे एग्जाम्पल इसके करेंगे, फिलहाल आप देखिए। उसके बाद में देखिए लेट वाला एग्जाम्पल, तो कि लेट से किस प्रकार के सेंटेंस बनते हैं। लेट से देखिए लेट आएगा, उसके बाद में इनडायरेक्ट आई ओ देर का डिस्टेंस, तो आई ओ का मतलब है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, उसके बाद में V1 होगा और उसके बाद में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। यानी यहाँ पर ऑब्जेक्ट दो रहने वाले हैं। देखिए लेट डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट
V1 और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो किस प्रकार से इसे आप चेंज करोगे, ध्यान रखिए लेट की, अगर लेट वाला वाक्य अगर आपके एग्जाम में आता है और पैसिव करनी हो तो ध्यान रखिए लेट की जगह आप लेट ही रखें, ये बेटर रहेगा, क्योंकि लेट का सेंटेंस होता है उसमें लेट को लेट ही रहने दें। उसके बाद में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों को आप क्या करो, रिप्लेस कर दो, दोनों को जगह चेंज कर दो। इन लास्ट में कौन सा आ रहा है, लास्ट में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो उसको आप शुरू में ले आओ लेट के पास। देख लीजिए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अंत में था, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेट के पास आ गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पास में था वो अंत में चला गया बाई के साथ। और बीच में हमें क्या यूज़ करना है, बीच में हमें बी फॉर्म यूज़ करनी है और बी यूज़ करने के बाद में V3 का प्रयोग करना है। देख सकते हैं आप, लेट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बी V3 का प्रयोग बाई प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यहाँ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले है और पैसिव में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अंत में चला जाता है। यहाँ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अंत में है और पैसिव में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट शुरू में आ जाता है। देख सकते हैं आप, अगर यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर एग्जांपल देखिए, लेट हर मेक पेंटिंग्स, लेट हर मेक पेंटिंग्स, उसे पेंटिंग, इसे ऊपर वाला देखिए डिस्टेंस, ऊपर दे रखा एग्जाम्पल, डोंट किल द बर्ड, डोंट किल द बर्ड यानी पक्षियों को या पक्षी को मत मारो, डोंट किल द बर्ड पक्षी को मत मारो। तो डोंट वाला देखिए, आप देख सकते डोंट वाला फॉर्मूला ये है, लेट आपको लगाना है, देखिए लेट आपने लगाया लेट, उसके बाद में आपको ऑब्जेक्ट यूज़ करना है, तो ऑब्जेक्ट कौन है, द बर्ड, तो आपने द बर्ड को यूज़ किया। उसके बाद में आपको नोट लगाना है, तो यहाँ पर नोट का यूज़ किया। उसके बाद में बी का यूज़ करना है, बी फॉर्म आपने बी यूज़ की। उसके बाद में V3 आपकी किल का आपने किल्ड कर दिया। आप देख सकते हैं यहाँ पर, आप बड़े आराम से, बड़े इजी तरीका आप आराम से समझ सकते हैं। लेट हर मेक पेंटिंग्स, ये आपका एग्जाम्पल है और इसे आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि इसका पैसिव किस प्रकार से बनेगा। तो आप देख सकते हैं फॉर्मूले को अगर देखें तो फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूले की अगर बात करें तो फॉर्मूले दे रखा है कि लेट के साथ में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट V3 और बाई प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। तो आप देखिए लेट, उसके बाद में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपका आएगा, पेंटिंग शुरू में आ गई तो दे रखा है। उसके बाद में आपको यूज़ करना है बी का, तो बी फॉर्म का यूज़ किया गया है। उसके बाद में V3 तो मेक का मेड किया गया। उसके बाद में आपका जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अंत में चला गया बाई के साथ। तो आप देख सकते हैं बाई हर, यहाँ पर आप देख सकते हैं बड़े आराम से इन चीज़ों को फॉर्मूले के थ्रू हम कर सकते हैं। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अपना जो लेवल है वो आपका इनफिनिटिव वर्ब का। इनफिनिटिव वर्ब का मतलब समझते हैं स्टूडेंट्स कि टू के साथ में क्या होगी, V1 होगी, टू के साथ में फर्स्ट फॉर्म होगी, टू के बाद में आपकी प्रेजेंट फॉर्म होगी, तो उसको इन्फिनिटिव कॉम्बिनेशन बोलते हैं, ध्यान रखें। तो इन्फिनिटिव वर्ब हो तो हम किस प्रकार से करेंगे, ध्यान रखें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है स्टूडेंट्स इन्फिनिटिव वर्ब का। ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, ध्यान रखें किस प्रकार से हम इसकी पैसिव करने वाले हैं। इन्फिनिटिव हमारे पास वर्ड हो तो ध्यान रखें किस प्रकार से, टू के बाद में आपकी V1 होती है, ध्यान रखें। तो टू के बाद में V1 की जगह आपको चेंज करके करना है V3, टू का टू ही रहने देना है, V1 का कर देना है V3, और टू और V3 दोनों के बीच में आपको रखना है B को, ध्यान रखें। टू और V1 का करना है V3 और दोनों के बीच में रखना है B को। आप एग्जाम्पल देखिए, जिम इज़ गोइंग टू ओपन ए न्यू शॉप, जिम इज़ गोइंग टू ओपन ए न्यू शॉप, यानी जिम एक नई शॉप खोलने जा रहा है, या नई जिम एक नई शॉप जो है ओपन करने जा रहा है। तो किस प्रकार से ये आपका चेंज हो जाएगा, ए न्यू शॉप इज गोइंग, देखिए यहाँ पर इन्फिनिटिव दे रखा है टू ओपन, इन्फिनिटिव क्या है, टू ओपन, आप देख सकते हैं ये आपका इन्फिनिटिव है। तो आप देखिए किस प्रकार से यूज होगा। तो यहाँ पर गोइंग दे रखा है और गोइंग के बाद में देखा है टू और ओपन, तो टू ओपन को हमने देखिए आप फॉर्मूले में देखिए टू की जगह टू ही रखा है। उसके बाद में हमने बी यूज़ किया तो बी यूज़ किया, और V1 को हमने V3 कर दिया तो V3 किया। तो किस प्रकार से बन गया, ए न्यू शॉप इज़ गोइंग टू बी ओपनड बाई जिम, जिम के द्वारा एक नई शॉप खोली जा रही है। आप समझ सकते हैं किस प्रकार से इन्फिनिटिव को V1 को 2 + V1 को 2B और V3 में चेंज करके हम पैसिव बना सकते हैं। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, एक और इम्पोर्टेंट हमारे पास फॉर्मूला है, और वो है कि जब दो वर्ब एक साथ कनेक्ट हो एंड से, यानी दो वर्ब एंड से कनेक्ट होकर हमारे सेंटेंस में आए, तब हम पैसिव कैसे बनाएंगे। तो ध्यान रखें वर्ब हमारे पास है, यानी डबल वर्ब हो हमारे पास, और डबल वर्ब किससे जुड़ी हो, एंड से, ध्यान रखें स्पेशली एंड से जुड़ी हो, तब हम क्या करेंगे, वर्ब के साथ में, या आप ऐसे भी देख सकते हैं कि वर्ब हो और वर्ब के साथ एंड जुड़ा हो और एंड के बाद में भी वर्ब हो, यानी एंड से पहले भी मेन वर्ब हो और एंड के बाद में भी क्या हो, वर्ब हो। तो हम क्या करेंगे, यानी वर्ब से एंड से पहले और एंड के बाद में दोनों ही वर्ब दे रखे हैं आपको, और दोनों ही मेन वर्ब को आपको क्या करेंगे, दोनों ही वर्ब, चाहे वो आपकी फर्स्ट फॉर्म भी हो सकती है, ING फॉर्म भी हो सकती है, तो ध्यान रखें वो आपकी सेकंड फॉर्म भी हो सकती है, पास्ट पार्टिसिपल हो सकती है, पार्टिसिपल हो सकती है, ध्यान रखें उसको आप चेंज करना है V3 में, दोनों ही वर्ब को, जो एंड से पहले दे रखी है एंड के बाद में, दोनों ही वर्ब को आपको पास्ट पार्टिसिपल में चेंज करना है। देखिए एग्जांपल, द ओल्ड लेडी बाइज एंड सेल्स द बैलून, ओल्ड लेडी बाइज एंड सेल्स द बैलून, वो वृद्ध महिला
बैलून्स खरीदती है और बेचती है। तो एंड से दोनों वर्ब कनेक्ट हुई हैं, पर आपकी V1 का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। तो आप समझ सकते हैं किस प्रकार से आपका यूज हुआ है। देखिए द बैलून्स, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल का आपका सेंटेंस है, आप देख सकते हैं प्रेजेंट सिंपल में आप इज, एम या आर का प्रयोग करते हैं। तो आप देख लीजिए बैलून्स आर, अब यहाँ पर बाई का बाउट कर दिया गया, थर्ड फॉर्म में इसको बना दिया गया, एंड सेल का सोल्ड कर दिया गया। इन दोनों ही जो मेन वर्ब हैं, खरीदना और बेचना, दोनों को आपने V3 में चेंज किया है। द बैलून्स आर बाउट एंड सोल्ड बाई द ओल्ड लेडी, यानी ओल्ड लेडी के द्वारा, वृद्ध महिला के द्वारा बैलून्स खरीदे जाते हैं और बेचे जाते हैं। तो देख सकते हैं आप डबल वर्ब हमारे पास एंड से जुड़ी हो तो दोनों ही वर्ब को हम V3 में चेंज करेंगे, यानी दोनों को हम पैसिव में चेंज करेंगे डियर स्टूडेंट्स। तो एक बार 2 बार आप इस चार्ट को देखें, 2 बार इस चार्ट को समझें, एक नहीं 2 बार नहीं 3 बार इस चार्ट को देख लें। अगर एक बार चार्ट को आपने कम्प्लीटली देख लिया, समझ लिया, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि एक्टिव से पैसिव बनाने का आपका अगर कोई कन्फ्यूजन है तो कम्प्लीटली आपका दूर हो जाएगा। आप अच्छे से इन चीज़ों को समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको केवल फॉर्मूला नहीं समझाया गया, यहाँ पर आपको फॉर्मूले के साथ साथ जो है एग्जाम्पल भी यहाँ पर आपके सामने हैं। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से आप इनको एग्जाम में करने वाले हैं, या किस प्रकार से थ्योरी आपके दिमाग में परमानेंटली रहने वाली है। एकदम इजी वे में आपके लिए फॉर्मूला बनाया गया है डियर स्टूडेंट्स, समझ सकते हैं आप इसे। मैं चाहूँगा कि आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर लें, इसके बाद में आपको बार बार रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्लास को आप चार्ट के थ्रू समझ सकते हैं हर चीज़ को। इसके बाद में हम आगे बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स, और हम जानने की कोशिश करते हैं कि एक्टिव से पैसिव बनाने के और क्या क्या फैक्ट्स हैं जो अभी हमने जाने नहीं है या जिनके बारे में हमने समझा नहीं है। तो आइए कुछ और फैक्ट्स हम जानते हैं और उसके बाद में आगे की प्रोसेस करते हैं। उसके बाद में डियर स्टूडेंट्स हम बात करते हैं पैसिव, एक्टिव एंड पैसिव या वॉइस को लेकर के एक और बोल सकते हैं कि एक और अपनी फैक्ट की, और अपना एक और फैक्ट वो है डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर डेफिनेशन आपके सामने दे रखी है डियर स्टूडेंट्स, और डेफिनेशन ये कहती है द सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस, द सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस इज यूज्ड एन एजेंट एज एन एजेंट एंड प्रेसिडेड द प्रीपोजिशन। इसका मतलब ये है डियर स्टूडेंट्स कि जब हमारे पास एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस हो और एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, उसमें जो अपना सब्जेक्ट यूज़ किया गया है, उस सब्जेक्ट को जब एज एजेंट या यूँ कहेंगे एज ए ऑब्जेक्ट जब हम यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर ध्यान रखिए प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। एक्टिव का जो सेंटेंस होता है उसमें सब्जेक्ट हमारे पास होता है, उसको हम पैसिव बनाते हैं, उसमें ऑब्जेक्ट के रूप में बाई एंड हम उसको लिखते हैं, एंड ऑफ द सेंटेंस में उसको यूज़ करते हैं। लेकिन किस प्रकार से यूज़ करते हैं? प्रीपोजिशन जोड़ते हुए। प्रीपोजिशन को किस प्रकार के आप उसमें यूज़ कर सकते हैं, ध्यान रखें। जनरली ऑलमोस्ट सभी जो आपके वर्ब्स होते हैं उनमें हम बाई का यूज़ करते हैं, बाई ऑब्जेक्ट का हम उसमें यूज़ करते हैं। लेकिन ध्यान रखें सभी में बाई का यूज़ नहीं होता, कुछ वर्ब्स ऐसी भी होती हैं जिनके साथ हम बाई का यूज़ करने के बजाय कुछ और जो है प्रीपोजिशन का यूज़ कर सकते हैं। देख सकते हैं आप, सबसे पहले अगर बात करूँ तो हम बाई का यूज़ तो करते ही करते हैं, इसके अलावा एट का प्रयोग भी हम कर सकते हैं। इसके अलावा एट के साथ साथ हम देख सकते हैं विद का प्रयोग कर सकते हैं। विद के अलावा टू और इन, देखें बाई, एट, विद और टू और इन, इनका प्रयोग, इन सभी का प्रयोग भी हम एज ए प्रीपोजिशन बिफोर द ऑब्जेक्ट हम यूज़ कर सकते हैं। प्लेस्ड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, जिसको एंड ऑफ द सेंटेंस हम ऑब्जेक्ट को लिखते हैं, उससे पहले हम बाई के अलावा हम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले एट, विद, टू और इन का प्रयोग भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कुछ वर्ब्स दे रखे हैं कि किसके साथ आप टू का प्रयोग करोगे, किसके साथ एट का, किसके साथ विद का और किसके साथ इनका प्रयोग करोगे। आप देखिए डियर स्टूडेंट्स, हम समझते हैं इसको किस प्रकार से इनका हम प्रयोग करते हैं, किस प्रकार से इनका यूज़ हम करते हैं। देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले मैं दिया है टू, कि टू का हम प्रयोग कब करते हैं। तो ध्यान रखें हमारे सेंटेंस में दो वर्ब्स ऐसी होती हैं, या हम कहूँ कि अगर कोई ऐसी वर्ब आ जाए जो आपकी फर्स्ट वन होती है आपकी नो, नो का मतलब होता है जानना, KNOW, नो होता है जानना, और सेकंड वन होती है आपकी ओब्लाइज, ओब्लाइज होता है आपका किसी की अपना बोल सकते हो कि आज्ञा पालन करना या किसी की बात को ओब्लाइज करना, उसकी बात मानना। तो ध्यान रखें नो आपकी वर्ब होती है जानना और ओब्लाइज होती है आज्ञा पालन। तो ध्यान रखें नो और ओब्लाइज दोनों ही वर्ब अगर हमारे सेंटेंस में दे रखे हैं
यानी एक्टिव की बात नहीं कर रहा, पैसिव में। एक्टिव के जब आप पैसिव बना रहे हो, एक्टिव के सेंटेंस में अगर दे रखी है तो हमारी हो सकती है कि वो आपकी V1 हो या फिर V2 हो, तो वो अलग से उसका फॉर्मूला है। लेकिन जब पैसिव में चेंज करोगे तो ध्यान रखिए पैसिव में आपकी क्या चेंज हो जाएगी, पैसिव में आपकी V3 हो जाएगी वो, और V3 के अकॉर्डिंग यहाँ पर दे रखा है, यानी नॉन हो, यानी नो की पास्ट पार्टिसिपल नॉन हो, या फिर ओब्लाइज की V3 ओब्लाइज्ड हो। ऐसी सिचुएशन में नो या ओब्लाइज फॉर्म अगर हमारे सेंटेंस में एज ए पैसिव में दे रखी है तो ध्यान रखें वहाँ पर हम प्रयोग करते हैं टू का। किसका प्रयोग करते हैं डियर स्टूडेंट्स, नो और ओब्लाइज फॉर्म के साथ हम यूज़ करते हैं टू का, आप देख सकते हैं। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट हमारे पास दो दिया हुआ है एट, नेक्स्ट जो प्रीपोजिशन हुआ है एट का प्रयोग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, देखिए सरप्राइज्ड, उसके बाद में एस्टोनिस्ड। सरप्राइज और एस्टोनिस्ड दोनों का ही मतलब होता है डियर स्टूडेंट्स की आश्चर्यचकित होना, थोड़ा अमेज्ड हो जाना, सरप्राइज हो जाना, अचंभित हो जाना, तो सरप्राइज्ड, एस्टोनिस्ड। उसके अलावा आप देख सकते हैं डिसअपॉइंटेड, और डिसअपॉइंटेड के बाद डिसप्लीज्ड और अलार्म्ड, कुछ वर्ड दे रखे हैं सरप्राइज्ड, एस्टोनिस्ड, डिसअपॉइंटेड, डिसप्लीज्ड और अलार्म्ड। ये इन वर्ड्स में अगर आपको कोई भी वर्ड आपको देखने को मिलता है तो आप बाय का यूज़ करने के बजाय या टू का यूज़ करने के बजाय किसका यूज़ करेंगे, आप एज ए प्रीपोजिशन आप यूज़ करेंगे एट का, ध्यान रखें। उसके बाद में आपको नेक्स्ट वर्ड दिया है प्रीपोजिशन के रूप में, वो दिया है विद का प्रयोग हम कहाँ कर सकते हैं, ध्यान रखें प्लीज्ड, प्लीज के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, विद का, ध्यान रखें प्लीज्ड के साथ यूज करेंगे विद का। लेकिन आ गया डिसप्लीज्ड, उल्टा हो गया यानी अपोजिट हो गया, डिसप्लीज्ड आ गया तो हम यूज करेंगे एट का। इसी प्रकार से सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, विद का। और डिसअपॉइंटेड, ध्यान रखें डिसअपॉइंटेड ऊपर भी दे रखा है, तो हम समझ सकते हैं कि डिसअपॉइंटेड अगर हमारे पास वर्ड है, या यूँ कहूँ कि डिसअपॉइंटेड अगर हमारे पास वर्ब है तो वहाँ पर हम एट का प्रयोग भी कर सकते हैं और विद का भी कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन हमारे पास लिए खुले होते हैं डिसअपॉइंटेड के लिए। बाकी प्लीज्ड, सेटिस्फाइड के लिए हमारे पास विद का प्रयोग सूटेबल है। उसके बाद में देखें नेक्स्ट जो प्रीपोजिशन है वो है हमारे पास इनका प्रयोग कब करते हैं, ध्यान रखें इनका प्रयोग हम एक ही वर्ब के साथ कर सकते हैं, और वो कौन सी है, वो है इंटरेस्टेड, यानी इंटरेस्ट जो आपकी वर्ब है, रुचि लेना, इंटरेस्ट वो आपका जो फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है, उसके साथ हम इनका प्रयोग करते हैं, बाई का, टू का, विद का, एट का प्रयोग नहीं करते। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स आपके सामने दे रखे हैं, एक एग्जांपल के थ्रू हम समझ सकते हैं किस प्रकार से हम कर सकते हैं। देखिए फर्स्ट वन है दिस न्यूज़ अलार्म्ड मी, दिस न्यूज़ अलार्म्ड मी, उस न्यूज़ ने मुझे सचेत कर दिया। तो अलार्म कहाँ आ रहा है डिस्टेंस, अलार्म आ रहा है एट के साथ, अलार्म किसके साथ आ रहा है, एट के साथ आ रहा है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर बाई का यूज़ नहीं करेंगे बल्कि किसका यूज़ करेंगे, एट का। देखिए इसको फॉर्मूले के थ्रू बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए आई वॉज alarmed, I was alarmed at this news, I was alarmed at this news, इस न्यूज़ के द्वारा मुझे अलार्म या सचेत कर दिया गया। तो ध्यान रखें यहाँ पर हमने यूज़ किसका किया है, एट का, बाई का यूज़ नहीं किया, क्यों, यहाँ पर हमारे पास वर्ड कौन सी है, अलार्म्ड। सेकंड में देखिए सी विल ओब्लाइज मी, देखिए ओब्लाइज फॉर्म है और ओब्लाइज के साथ हम यूज़ करते हैं किसका, टू का। देखिए किस प्रकार से अपना सेंटेंस होगा, आई सेल, मॉडल के साथ हम बी का यूज़ करते हैं, ध्यान रखें वी सेल बी ओब्लाइज, वी सेल बी ओब्लाइज्ड टू, और उसके बाद में सी काम करेंगे हर, ध्यान रखें क्या हो जाएगा, आई सेल बी ओब्लाइज टू हर, ध्यान रखें किसका प्रयोग कर रहे हैं, टू का, बाय का प्रयोग नहीं कर रहे। उसके बाद में देखिए माई बिहेवियर प्लीज्ड देम, प्लीज्ड के साथ किसका प्रयोग करेंगे, प्लीज्ड के साथ प्रयोग करने वाले हैं विद का, किसका प्रयोग करेंगे, विद का। तो देखिए किस प्रकार से अपना सेंटेंस बनेगा, किस प्रकार से इसकी वॉइस बनने वाली है, दे वर प्लीज्ड, यहाँ पर आ जाएगा विद माई बिहेवियर, यानी वे मेरे व्यवहार से बहुत खुश हुए। दे वर प्लीज्ड विद माई बिहेवियर, तो यहाँ पर किसका प्रयोग किया गया स्टूडेंट्स, यहाँ पर प्रयोग किया गया स्टूडेंट्स विद का। उसके बाद में बात करेंगे इनके साथ, हमें इंटरेस्टेड के साथ इनका प्रयोग करते हैं। तो देखिए दिस नॉवेल इंटरेस्ट हिम, इस नॉवेल, यह नॉवेल जो है उसको उसमें रुचि पैदा करता है, या इस नॉवेल से उसमें रुचि पैदा हो जाती है, उसमें लगन जग जाती है। देखिए किस प्रकार से हम इसको बनाने वाले हैं, ही इज इंटरेस्टेड इन दिस नॉवेल,
तो ध्यान रखिए यहाँ पर प्रयोग कैसे क्या किया गया है, यहाँ पर बाई का प्रयोग करने की बजाय किसका प्रयोग किया गया है, इनका। देखिए दिस नॉवेल इंटरेस्टेड हिम, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर यूज़ किया ही इज इंटरेस्टेड इन दिस नॉवेल। तो ध्यान रखें ये आपके कुछ वर्ब्स हैं जो आप देख सकते हैं। यहाँ पर बाई का प्रयोग हम नहीं करते बल्कि कहीं टू का प्रयोग कर रहे हैं, जो देख सकते हैं आप नॉन और ओब्लाइज के साथ। उसके बाद में एट का प्रयोग करते हैं सरप्राइज, एस्टोनिश्ड, डिसअपॉइंटेड और डिसप्लीज्ड, अलार्म्ड के साथ। विद का प्रयोग करते हैं प्लीज, सेटिस्फाइड और डिसअपॉइंटेड के साथ। डिसअपॉइंटेड में आप विद भी लगा सकते हैं और एट भी लगा सकते हैं, दोनों तरीके से कर सकते हैं। और इनका प्रयोग करते हैं इंटरेस्ट के साथ। और ये अपने कुछ एग्जाम्पल्स हैं। फर्स्ट वन की बात करें, दिस न्यूज़ अलार्म्ड मी, और ये बनेगा आई वॉज अलार्म्ड एट दिस न्यूज़, क्योंकि अलार्म के साथ एट का प्रयोग होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है सी विल ओब्लाइज मी, ये आपकी पे इसकी वॉइस बनने वाली है आई सेल बी ओब्लाइज टू हर। ओब्लाइज के साथ होता है टू का प्रयोग, ध्यान रखें वॉइस बनाते समय। उसके बाद में थर्ड वन है माई बिहेवियर प्लीज्ड देम, प्लीज्ड के साथ हम यूज़ करते हैं विद का, तो हो जाएगा दे वर प्लीज्ड विद माई बिहेवियर, ये आपका थर्ड वन हो गया। और लास्ट वन है दिस नॉवेल इंटरेस्ट हिम, ही इज इंटरेस्टेड इन दिस नॉवेल, और इंटरेस्ट में यूज़ करते हैं हम इनका। तो आई होप डियर स्टूडेंट्स कि बाई के अलावा कौन सी वर्ब का हम पैसिव वॉइस में यूज़ करते हैं, आप समझ सकते हैं इनके द्वारा किस प्रकार से एक सेंटेंस में हम एक्टिव से पैसिव बनाते समय बाई के अलावा वर्ब का हम प्रयोग कर सकते हैं। इनके द्वारा आप अच्छे से समझ सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो आई होप कि आप ये चीज़ समझ गए होंगे, अच्छे से आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी डियर स्टूडेंट्स। इसके बाद में हम बात करने वाले हैं एक और फैक्ट की, और चलते हैं उस फैक्ट पर बात करते हैं। उसके बाद में देखिए डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अपना जो वॉइस को लेकर के फैक्ट है वो क्या है, उसकी बात करते हैं। कि अगर नेक्स्ट जो फैक्ट है वो है कि हियर आर सम वर्ब्स, यानी कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं दैट टेक ऑब्जेक्ट, जिनके साथ ऑब्जेक्ट होता है। कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनके साथ ऑब्जेक्ट होता है, ध्यान रखें, बट कैन नॉट बी चेंज्ड इनटू पैसिव। ध्यान रखें हमने पहले बात की थी ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब्स की, तो वहाँ पर हमने जिक्र किया था कि जो इनट्रांजिटिव वर्ब होती है वो ऑब्जेक्ट नहीं लेकर आती, तो उनकी वॉइस नहीं बनती। जो ट्रांजिटिव वर्ब है वो आपकी वॉइस लेकर ऑब्जेक्ट लेकर के आती हैं, तो वहाँ पर उनकी वॉइस हम बना लेते हैं। लेकिन ध्यान रखें यहाँ पर ऑब्जेक्ट तो होगा इनके साथ, ऑब्जेक्ट तो इनके साथ इंक्लूड हो सकता है, लेकिन ध्यान रखें ऑब्जेक्ट इंक्लूड होने के बावजूद भी इनका क्या नहीं बनता, इनकी वॉइस नहीं बनती। कौन कौन सी वर्ब हैं जिनकी वॉइस नहीं बनती, ध्यान रखें इनके साथ ऑब्जेक्ट होने के बावजूद नहीं बनती। ध्यान रखें इंपॉर्टेंट है हैव और होल्ड, ध्यान रखें हैव, होल्ड और कंटेन, तीनों का अर्थ अगर देखा जाए तो बोल सकते हो कि इंक्लूड करना, किसी चीज़ को शामिल करना, रखना, जिसके रखना के अर्थ में इसको हम यूज़ कर सकते हैं हैव, होल्ड, कंटेन। उसके बाद में देखा लेक, LACK, शूट, फिट और रिजेंबल, ये आपके कुछ वर्ब्स हैं हैव, होल्ड, कंटेन, लेक, शूट, फिट और रिजेंबल। इन वर्ब्स के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो हम इनकी वॉइस नहीं बना सकते। देखिए माई फ्रेंड्स हैव 3 कार्स, मेरे फ्रेंड्स के पास, मेरे दोस्तों के पास कितने कार हैं, 3 कार हैं। तो ध्यान रखें हैव का जो यहाँ पर अर्थ हो रहा है वो है रखना, इन रखना के अर्थ में इसका प्रयोग किया जा रहा है, कंटेन के अर्थ में, इंक्लूडिंग के अर्थ में इसका जो है प्रयोग किया जा रहा है। तो ध्यान रखें इसकी वॉइस हम नहीं बना सकते, ध्यान रखें। नेक्स्ट है दैट वो कंटेंट्स, यहाँ पर कंटेन का अर्थ फिर से यहाँ पर जो अर्थ हुआ है वो कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि बुक में कितने पेज इंक्लूड हैं, 100 पेजेस इंक्लूड हैं। तो यहाँ पर कंटेंट जो आपकी वर्ब है उसकी भी हम वॉइस नहीं बना सकते डियर स्टूडेंट्स। ये अपना फैक्ट है, ध्यान रखें कि हैव, होल्ड, कंटेन, शूट, लेक, फिट और रिजेंबल वर्ब अगर हमारे सेंटेंस में है तो वहाँ पर हम उनकी वॉइस नहीं बना सकते। ये अपना था फैक्ट नंबर जो है 2। और उसके बाद में बात करते हैं फैक्ट नंबर 3 है यहाँ पर, वह है कि वी शुड रिमूव द सब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस, यानी एक्टिव वॉइस में अगर हमारे पास कोई सब्जेक्ट है उसको हमें हटा देना चाहिए, उसको हम हटा सकते हैं, लेकिन कब, इफ़ इट इज़ नॉट नेसेसरी, यदि उसकी ज़रूरत नहीं है। यानी अगर हमारे सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट वॉइस बनाते समय अनवांटेड है, यानी उसकी अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो अगर वो ना लगाएं तो भी अपना काम चल सकता है। तो ध्यान रखें ऐसे सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं जिनको हम हटा सकते हैं एक्टिव से पैसिव बनाते समय। ध्यान रखें पीपल है, टीचर, डॉक्टर, पुलिस, टेलर, वॉशरमैन, पोस्टमैन, स्वीपर, यानी ऐसे बहुत सारे आप वो लगा सकते हो। आप देखिए यहाँ पर डेस कर सकते हैं, इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनको आप इनको यहाँ पर एक्टिव से पैसिव बनाते समय आप लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो पता कैसे चले, ध्यान रखें जिस व्यक्ति का जो कार्य है, आप ऐसे याद रखें इन चीज़ों को कि जिस नाउन का या जिस सब्जेक्ट का जो कार्य है या जिस व्यक्ति का जो कार्य है, अगर वो व्यक्ति वही कार्य कर रहा है तब ध्यान रखें उस सेंटेंस में अननेसेसरी माना जाता है। उसको एक्टिव से पैसिव बनाते समय आप उसको हटा दें, ये बेटर रहेगा। ध्यान रखें, दोबारा देखें,
कुछ हमारे पास नाउन दे रखे हैं, पीपल, टीचर, डॉक्टर, पुलिस, टेलर, वॉशरमैन, पोस्टमैन, स्वीपर। इनके अलावा भी और बहुत सारी होती हैं। तो याद ऐसे रखना है कि जिस सब्जेक्ट का या जिस नाउन का जो कार्य होता है, अगर वही कार्य वह करता है या वही कार्य उसके द्वारा किया जा रहा है, तो हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं, इसमें उसको हटा देते हैं। देखिए किस प्रकार से, द पुलिस अरेस्टेड द रोबर। द पुलिस अरेस्टेड द रोबर। अब पुलिस का काम क्या होता है? पुलिस रोबर यानी लुटेरों को या अपराधियों को पकड़ना। तो पुलिस ने अरेस्ट किया किसको? रोबर को, लुटेरे को। अब पुलिस का काम है उसे अरेस्ट करना, तो ये पुलिस का काम है और वही काम वो कर रही है, तो ये अनवांटेड हो गया यानी अननेसेसरी सब्जेक्ट हो गया आपका ये द पुलिस। अब द पुलिस अननेसेसरी, इसको उठा दिया हमने। कैसे? द रोबर वॉज अरेस्टेड। देखिए आगे बाई पुलिस हमने नहीं लिखा है क्योंकि यहाँ पर इसकी ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अरेस्ट करने का जो काम किया जाता है वो पुलिस के द्वारा ही किया जाता है और कोई नहीं कर सकता। तो ध्यान रखें, जहाँ पर जिसका जो कार्य है अगर वो वही कार्य वो इसके द्वारा किया जा रहा है तो आप उसको हटा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, द स्वीपर हैज़ क्लीन द ड्रेनेज। स्वीपर ने नालियों को साफ किया। उसके बाद में देखिए, द ड्रेनेज हैज़ बीन क्लीन। तो आप देख सकते हैं साफ करने का जो काम करते हैं वो कौन करते हैं? स्वीपर करते हैं। साफ करने का जो काम करता है वो कौन करता है? स्वीपर के द्वारा किया जाता है। ये साफ करने का काम, ड्रेनेज इन नालियों को साफ करने का काम स्वीपर करता है और वहाँ पर स्वीपर के द्वारा किया जा रहा है, तो आप देख सकते हैं स्वीपर को हटा दिया गया। नेक्स्ट देखिए, टीचर विल टीच ए लेसन। टीचर हमें एक लेसन पढ़ाएंगे, एक चैप्टर में पढ़ाएंगे। तो देखिए, ए लेसन विल बी टॉट, हमें एक चैप्टर पढ़ाया जाएगा। अगर टीचर की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि चैप्टर पढ़ाने का, लेसन पढ़ाने का काम टीचर ही करता है। उसके बाद में देखिए, द डॉक्टर ट्रीटेड द पेशेंट्स। डॉक्टर ने पेशेंट्स का इलाज किया। तो देखिए, द पेशेंट्स वर ट्रीटेड, पेशेंट का इलाज किया गया, क्योंकि इलाज करने का काम कौन करता है? डॉक्टर। तो डॉक्टर पेशेंट का इलाज करने का काम करता है, तो ध्यान रखें डॉक्टर को आगे हटा दिया गया। देख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, बड़े ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आपको एक्टिव से पैसिव बनाते समय ध्यान रखना पड़ेंगे। ऑल ओवर आपको हर प्रकार के फैक्ट यहाँ पर आपको बताए गए हैं। ऑल ओवर हर प्रकार के फैक्ट आप समझ सकते हैं यहाँ पर कि किस प्रकार से आप इनको समझ सकते हैं और किस प्रकार से अपने एग्जाम्पल्स के थ्रू इनको क्लियर कर सकते हैं। तो आई होप डियर स्टूडेंट्स कि आज की ये जो अपनी क्लास रही है, इस क्लास में हमें कुछ फैक्ट को हमने पढ़ा है, एक चार्ट हमने बनाया था बड़ा इंपॉर्टेंट, उसको हमने समझा है। आइए डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करने वाले हैं आज की अपनी वोकैब की। अपने वोकैब पर चलते हैं और बात करते हैं वोकैब की। आइए, डियर स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं अपनी वोकैब की। और जैसा कि हर क्लास के एंड में हम जो वोकैब की बात करते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट वोकैब आपके लिए रहती है और आई होप कि वो वोकैब आपकी काफ़ी हेल्प करती होगी इंग्लिश से रिलेटेड जो भी आपका कंटेंट है उसको समझने में। आइए बात करते हैं आज की वोकैब के अपने इंपॉर्टेंट वर्ड है। फर्स्ट वन है एक्सेप्शनल, जिसका अर्थ होता है अपवाद स्वरूप, विशिष्ट। इसी को असाधारण भी हम बोल सकते हैं, ध्यान रखें। एक्सेप्शनल का अर्थ होता है अपवाद स्वरूप या विशिष्ट या असाधारण। यहाँ देखा जाए तो सिनोनिम की बात करें तो क्या हो जाएगा? एक्सीलेंट हो जाएगा। एक्सीलेंट के बाद में दे रखा है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के बाद में दे रखा है आउटस्टैंडिंग और स्पेशल दे रखा है। इसके बाद में रिमार्केबल और सुपीरियर। कुछ वर्ड्स हैं जो आपके एक्सेप्शनल के सिनोनिम दे रखे हैं। फर्स्ट वन देखिए, एक्सीलेंट, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, आउटस्टैंडिंग, स्पेशल, रिमार्केबल और सुपीरियर। ये आपके सिनोनिम दे रखे हैं एक्सेप्शनल के। उसके बाद में बात करें तो एंटोनिम की बात करें तो एंटोनिम आपका होगा एवरेज, कॉमन, नॉर्मल। नॉर्मल हो जाएगा, उसके बाद में ऑर्डिनरी हो जाएगा। दोबारा देखें, एवरेज, कॉमन, नॉर्मल और यूजुअल और ऑर्डिनरी, ये कुछ हैं एंटोनिम दे रखे हैं आपको एक्सेप्शनल के। उसके बाद में देखा जाए तो इंथुसियास्टिक। इंथुसियास्टिक का अर्थ क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? इंथुसियास्टिक का अर्थ होता है उत्साही या जोशीला, यानी जिसमें जोश हो, जिसमें उमंग हो, जो एक्साइटेड हो, उसको बोलते हैं इंथुसियास्टिक। ध्यान रखें, सिनोनिम की बात करें तो एरोडेंट हो जाएगा। एरोडेंट के बाद में दिया है एविड। एविड के बाद में दिया है डिजायर्स। डिजायर्स के बाद में दिया है एक्साइटेड, कीन, पैशनेट, जेलस के बाद में दिया है विगर्स और फेरविड। दोबारा देखें, इंथुसियास्टिक जो आपका वर्ड है उसके सिनोनिम दिए हैं एरोडेंट, एविड, डिजायर्स के बाद में दिया एक्साइटेड, कीन, पैशनेट, जेलस, उसके बाद में विगर्स और लास्ट वन दिया है फेरविड। ये कुछ इंपॉर्टेंट सिनोनिम है। उसके बाद में देखिए, अगर एंटोनिम की बात करें तो एंटोनिम हो जाएगा एपेथेटिक और इंडिफरेंट। एंटोनिम की बात करें या अपोजिट वर्ड की बात करूं तो इसमें दो वर्ड है, एपेथेटिक और इंडिफरेंट। तो डियर स्टूडेंट्स, आज क्लास के दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट वर्ड एक्सेप्शनल और नेक्स्ट वन जो था वो अपना वर्ड था डियर स्टूडेंट्स एंथुसियास्टिक। ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट वर्ड हैं और देखा जाए तो आज की क्लास भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रही आपके लिए, एज यूजुअल सभी प्रीवियस क्लासें रही हैं।
उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास जब अपनी होगी, क्योंकि अब तक हमने जो भी थ्योरी है या यूँ कहेंगे जो भी फैक्ट हैं वो ऑलमोस्ट हमने क्लियर कर लिए हैं। तो नेक्स्ट भी अपनी क्लास होगी, उस क्लास में बात करने वाले हैं और भाई उनको टेंस के जो भी टेंस से रिलेटेड जो भी आपके एक्टिव से पैसिव बनते हैं उनको, या इंट्रोगेटिव जो भी आपके हैं उनको, इम्पेरेटिव जो भी हैं, या चार्ट में जितने भी प्रकार के हमने सेंटेंसेस को एक चार्ट के थ्रू पढ़ा है, उन सभी सेंटेंसेस की हम एक्टिव से पैसिव बनाएंगे वन बाय वन, एग्जाम्पल के थ्रू, फॉर्मूले के थ्रू उनको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। वो सब नेक्स्ट क्लास में होगा। फिलहाल इस क्लास में इतना ही। अब मुझे आज्ञा दीजिए, नेक्स्ट क्लास में बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, गुड नाइट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच।